आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। एक ऐसे ही जो कि लिखा गया है टीएस इलियट के द्वारा। तो जानते हैं इस ऐसे में टीएस इलियट ने अपने विचारों को जो प्रेजेंट किया है कि क्या वो कहना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज एन essay written by great poet and literary critic टीएस इलियट। टीएस इलियट जो कि अपने आप एक महान कवि और एक साहित्यिक आलोचक रहे हैं, उन्होंने ये निबंध लिखा है। द essay was first published in the Egoist 1919। तो 1919 में इगोइस्ट में ये पहली बार पब्लिश किया गया था। एंड लेटर इन इलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ लिटरेचर, बाद में इलियट की जो पहली बुक थी ब्रिटिश लिटरेरी आलोचना की, द सेक्रेड बुक में पब्लिश हुआ। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इलियट डिस्कसेस नॉट ओनली हाउ पोएम शुड बी रिटन बट आल्सो हाउ दे शुड बी रीड एंड एप्रिसिएटेड बाय क्रिटिक। इन्होंने न केवल यह बताया इस ऐसे के अंदर किस तरीके से कविता को लिखा जाना चाहिए, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कविताओं को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए और आलोचकों के द्वारा कैसे उसको अप्रिशिएट, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इलियट इज द मोस्ट ऑफन नोन टू हिज पोएट्री। इलियट को हम उनकी पोएट्री के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं। He also contributed in the field of literature। जिस तरीके से उन्होंने पोइट्री के क्षेत्र में अपना नाम किया, उसी तरीके से साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है। इन दिस ड्यूअल और इस डबल भूमिका को निभाते हुए ही एक्टेड एज ए कल्चर क्रिटिक। उन्होंने एक सांस्कृतिक आलोचक के रूप में भी कार्य किया है। कंपेरिव तुलनात्मक कार्य भी किया टू सर फिलिप सिडने, सर सिडनी की तुलना में, एंड सैमुअल टैलर कॉलरिज और कॉलरिज, यानी सिडनी और कॉलरिज की तुलना में एक उन्होंने कल्चर क्रिटिक के रूप में कार्य किया है। It is one of the most well-known works that Eliot produced in his literary, in his critic capacity। अपनी आलोचना की क्षमता के अनुसार जितने भी इन्होंने कार्य किया, उनमें से बहुत ही ज्यादा ये जाने वाले उनमें से कार्यों में से एक ऐसे माना जाता है। In this essay, poet contains all the principles regarding the tradition and the poetic work of the artist। अपने इस निबंध में कवि उन सभी सिद्धांतों को बताता है जो ट्रेडिशन, जो एक कलाकार की जो परंपराएं होती हैं और जो काव्य जो कार्य होता है उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत है उन सबको व्यक्त भी करता है। द ऐसे कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। तो इस ऐसे को उन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन हमारी जो लिखते हैं पता, जो परंपरा होती है, जो लिखने का तरीका होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी का सिद्धांत क्या है। थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन है। कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स द हिस्टोरिकल सेंस। एक ऐतिहासिक सेंस को इसमें शामिल किया जाता है। जो जब हम परंपरा की बात करते हैं तो एक हम ऐतिहासिक सेंस की बात करते हैं जो पुरानी समय से चलता चला आ रहा है, which compels the poet to write not merely with his own generation in his poems, but with a feeling that the whole of the past literature of Europe, starting from Homer, is within him। उनका मानना है कि कवि को मजबूर करता है क्या, हिस्टोरिकल सेंस की वो लिखे ना केवल अपनी जनरेशन की इन हिज बोन्स में, यानी वो केवल अपनी बोन्स में ना केवल अपनी जनरेशन के व्यूज को, परसेप्शन को वो महसूस करे, बट विद फीलिंग, बल्कि वो उस भावना को भी महसूस करते हुए लिखे जो पूरे जो पास्ट लिटरेचर, यानी यूरोप का जो पास्ट में जो साहित्य लिखा गया है, जो शुरू हुआ था होमर से लेकर, यानी पुराने जमाने में जो क्लासिकल हमारे जो राइटर्स होते हैं जिसमें कि होमर है, कहते हैं पास्ट में जो यूरोप के अंदर जितना भी साहित्य लिखा है बल्कि उस फीलिंग के साथ भी लिखा जाना चाहिए। यानी केवल ना केवल हमें आज की जनरेशन, अपनी जनरेशन के परसेप्शंस को ध्यान रखते हुए लिखना चाहिए, बल्कि हमें हिस्टोरिकल सेंस, जो पुराने जमाने में जो यूरोप का जो लिटरेचर लिखा गया जहाँ पे होमर को शामिल किया गया है, जो होमर से स्टार्ट होते हैं, बल्कि हमें उसके सेंस को भी, उसकी फीलिंग्स को भी साथ में रखते हुए लिखना चाहिए। Historical sense means that the poet should have a sense of the history of the poetry। Historical sense का मतलब होता है कवि को उस सेंस को ध्यान रखना चाहिए जो कि पोइट्री के इतिहास में लिखा गया है। According to T.S. Eliot, the most valuable part of a poet's work are those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously। यानी वो कहते हैं कि जो वैल्यूएबल जो कार्य होता है सबसे ज्यादा एक कवि कवि के कार्य में जो मूल्यवान जो हिस्सा होता है वो हिस्से होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे जो मरे हुए जो कवि हैं
जो उनके पूर्वज हैं एसेट थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी अमरता को हासिल किया, यानी वो पुराने कवि जिन्होंने जिन चीजों को लेकर वो आज भी अमर हो चुके हैं, वो आज भी याद की जाती है। तो कहते हैं कि हमें उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हैं जिससे कि आज अगर हम कुछ भी लिखें तो हम भी आगे पीढ़ियों तक याद किए जाएं। तो वही मेन हिस्सा होता है जो पुराने लोगों ने जिन चीजों को ट्रेडिशन को बनाया, उन ट्रेडिशन को कभी ना भूलते हुए हम नई चीजें उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उन चीजों को आधार मानते हुए चीजें लिखनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि ये कंसेप्ट, जो ट्रेडिशन का कंसेप्ट जो पुराने टाइम से चला, जो हमारे टाइम से जाए, वो आज वो हमेशा मौजूद होना चाहिए। He believes that there is a dynamic relationship between the past and present time। तो वो मानते भी एक गति है, डायनेमिक एक गतिशील संबंध होता है किसने, पास्ट और प्रेजेंट के राइटर्स के बीच, तो उनके बीच एक डायनेमिक रिलेशनशिप में वो विश्वास करते हैं। ए पोइट इज जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट। वो कहते हैं कि एक कवि को हमेशा जज किया जाता है उसके पास्ट के स्टैंडर्ड की, उसने पास्ट में किस तरीके से चीजों को, क्या उसने पास्ट वाली चीजों को उसमें डाला है, या कितना उसे पास्ट की नॉलेज है। तो किस तरीके की पास्ट की नॉलेज से तभी वो अपनी प्रेजेंट की चीजों के साथ लिंक कर सकता है। इस रूप में कभी को जज किया जाता है। ये वांट्स द पोएट टू मर्ज हिज पर्सनालिटी विद द ट्रेडिशन। इलियट चाहते थे कि कवि को अपनी पर्सनालिटी को ट्रेडिशन के साथ मर्ज कर दे, यानी अपने एक व्यक्तित्व को उसको अपनी पर्सनालिटी के साथ उसे मर्ज कर देना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत। इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज दैट नो पोएटिक वर्क कैन बी आइडल। कहते हैं कि कोई भी कविता का जो कार्य होता है वो आदर्श नहीं हो सकता इफ देयर इज नो ग्लिम्स ऑफ ट्रेडिशन, यदि उसमें कोई ट्रेडिशन की झलक नहीं है। अगर पुराने राइटर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई झलक उसमें नजर नहीं आती है, तो उस कार्य को हम आइडियल कार्य नहीं कह सकते, आदर्शवादी कार्य नहीं कह सकते। द आर्टिस्ट मस्ट फॉलो द ट्रेडिशन पाथ ऑफ हिज एंसेस्टर इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेस्ट वर्क। अगर वो अपने कार्य को सबसे अच्छा क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसे अपने पूर्वजों का जो एक ट्रेडिशन, जो उन्होंने परंपरा का जो रास्ता था, उसको फॉलो करना चाहिए कलाकार को। द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएटिक लाइज इन ट्रेडिशन, क्योंकि एक कवि के कार्य का जो महत्व होता है वो हमेशा ट्रेडिशन में ही पड़ा हुआ होता है। ही कंसीडर्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द वर्क ऑफ द पोइट इफ ही फॉलोज द ट्रेडिशन पाथ। वे मानते भी हैं कि जो कवि के कार्य की जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो यदि वो फॉलो करता है ट्रेडिशनल पार्ट को, तो उसमें उसकी कार्य इंडिविजुअलिटी भी नजर आती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर वर्क इज रिगार्डेड विच रिमाइंड्स द लिटरेचर ऑफ द पास्ट ऑफ। उनका कार्य तब का बेस्ट हिस्सा वही होता है जब वो पास्ट के साहित्य को हमें याद दिलाते हैं। पास्ट के साहित्य का कहीं ना कोई उसमें झलक होनी चाहिए। Eliot advocates the past tradition and says that the past must be modified by the work of ancestors and the poet। Eliot विश्वास भी करते हैं, बल्कि वकालत भी करते हैं, पक्ष भी लेते हैं कि जो पास्ट की जो ट्रेडिशन है, पुराने जमाने की जो प्रथा परंपरा है, एंड सेज वो कहते हैं कि द पास्ट मस्ट बी मॉडिफाइड, पास्ट को मॉडिफाइड कर देना चाहिए बाय द वर्क ऑफ द एंसेस्टर, किसके, एंसेस्टर के कार्य के द्वारा, एंड द पोइट, और कवि के कार्य के द्वारा। यानी पुराने जमाने जो हमारी जो पूर्वज हैं उनके कार्य के द्वारा और कवि के कार्य के द्वारा पास्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें एक हल्का सा चेंज लाया जा सकता है, नए तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। द रिलेशनशिप डिपिक्टेड बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट इस रेसिप्रोकल कंसेप्ट की जो एक संबंध है, जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो नजर आता है, वो एक रेसिप्रोकल कंसेप्ट बन जाता है, एक नए कंसेप्ट बनकर हमारे सामने आता है। द न्यू वर्क इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट, बल्कि हम नए कार्य को पास्ट के द्वारा दिशा निर्देशित करते हैं, उसके द्वारा डायरेक्टेड करते हैं। द न्यू आर्टिस्ट सीक्स हेल्प फ्रॉम हिज आर्ट एंड क्रिएट न्यू इन्वेंशन इन द लिटरेरी लाइफ। जो नए कलाकार होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई मदद अपनी ही कला से ढूंढते हैं एंड क्रिएट, और एक नया इन्वेंशन को देते हैं लिटरेरी लाइन में, साहित्य के क्षेत्र में। तो इस तरीके से नए आविष्कार निकल करके आते हैं पुरानी चीजों को साथ में लेते हुए। दे एड ए न्यू लिटरेरी वर्क टू द होल लिटरेरी, इस तरीके से पूरे साहित्य में एक नए साहित्यिक कार्य को वो जोड़ देते हैं। एंड द लिटरेरी ट्रेडिशन गेट मॉडिफिकेशन बाय दिस एडिशन, इस तरीके से जो साहित्यिक हमारी जो परंपरा होती है उसमें एक नया मॉडिफिकेशन भी जोड़ जाता है, यानी पुरानी चीजों के एक नया लुक डाल दिया जाता है। इस तरीके से वो एक नई रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशन पास्ट भी नजर आनी चाहिए। For Eliot, the literature is not the name of the repeating the same idea and the concept। टीएस एलियट का मानना भी कि जो लिटरेचर है वो एक नाम नहीं है किसी भी सेम आइडिया को रिपीट करने का, और ना ही कंसेप्ट को। कहते हैं आप उसको सेम रिपीट मत कीजिए, बस उसको एक नया मॉडिफिकेशन दीजिए, एक नया रूप दीजिए।
He does not allow copying the old literary work. उन्होंने कभी भी पुराने साहित्यिक कार्य को कॉपी करने के लिए परमिशन नहीं दी है. He is always in favor of generating new ideas and the work. बल्कि वो हमेशा पक्ष करते हैं कि नए आइडियाज और नया कार्य वो जनरेट किया जाना चाहिए, बनाने जाना चाहिए. तो कॉपी ना करे बल्कि उसको मॉडिफाई करे. He studies upon the idea that when an artist composes an idea, he must consider the work of the poet as a guide for him. वे उन्होंने इस चीज का अध्ययन भी किया है कि कोई भी आइडिया अगर हम लेते हैं that when जो कि एक कलाकार ने किसी भी एक नए आइडिया को क्रिएट करता है, एक नया आइडिया बनाता है, तो ही मस्ट कंसीडर वर्क ऑफ द पोइट. बल्कि वो कहता है कि कवि का यही कार्य है कि वो एक प्रकार की गाइड का काम करता है. यानी अगर आप कोई भी एक नया कला किसी नए आइडिया को लेकर के आता है और अगर उसमें पुराने आइडियाज को उसमें मिक्स करके उसके आधार पे बनाता है, तो वो पुराना आइडिया, वो जो पुराने राइटर, जो पुराने पोइट है, वो उसको एक नई एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं. तो कहते हैं उस गाइड को फॉलो करना चाहिए. इलियट इज ऑफ द आइडिया. इलियट अपने आप एक आइडिया है that the new literary work must be compared with the traditional work of the poet. कि जहां पर हम नई साहित्यिक कार्य की तुलना कर सकते हैं हम पुरानी कवियों के ट्रेडिशन कार्य के साथ. The purpose of this analysis is never to determine their good or bad quality. जो इस प्रकार का जो विश्लेषण का जो उद्देश्य होता है वो ना केवल निश्चित करना होता है अपने अच्छे और बुरे क्वालिटीज को. This will hint of the perfection of literary work. बल्कि ये साहित्यिक कार्य के परफेक्शन को भी हिंट करता है. This will lead to understanding the new creative work. इस तरीके से ये एक समझदारी होती है कि हम न्यू क्रिएटिव वर्क्स को किस तरीके से आगे रीड करके किस तरीके से आगे उसको लेकर के जाए. नेक्स्ट पार्ट क्योंकि उसने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात कही, तो कहते हैं कि इन द सेकंड पार्ट ऑफ द एसे ही डेवलप्स द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. उन्होंने इम्पर्सनैलिटी के सिद्धांत को विकसित किया है. ही रिजेक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री बाय बर्सवर्थ. बल्कि उन्होंने बर्सवर्थ की जो पोएट्री की जो डेफिनेशन दी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर देते हैं वो पूरी तरीके से. ही इज ऑफ द व्यू दैट द बेस्ट वर्क इज क्रिएटेड ओनली व्हेन द पोएट डज नॉट इंक्लूड हिज ओन नोशन एंड इमोशन. बल्कि वो मानते हैं कि सबसे अच्छा कार्य वही क्रिएट हो सकता है जब कभी अपने नोशंस, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को उसमें इंक्लूड नहीं करता. यानी उसमें कहीं वो पर्सनालिटी दिखा नहीं देते, उसका खुद की पर्सनालिटी उसमें नजर नहीं आनी चाहिए. एंड नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट जो कंक्लूड उन्होंने किया वो कहते हैं कि इन द कंक्लूजन इलियट कंक्लूड द एसे बाय मेकिंग हिज जजमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन. कि इलियट अपने ऐसे को उन्होंने कंक्लूड करते हुए कहा कि बल्कि जब हम किसी भी पोएटिक क्रिएशंस की प्रक्रिया की बात करते हैं उसके प्रति हम जजमेंट अगर करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू. दैट इलियट मींस टू से एवरी इंडिविजुअल हु वर्क्स हार्ड टू इंप्रूव हिमसेल्फ इज अराइव्ड एट हिज एम्बिशन इज नोन इंडिविजुअल टैलेंट. वो का मानना है कि प्रत्येक इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति जो कठिन मेहनत करता है अपने आप को सिद्ध करने की, वो उसकी एक महत्वाकांक्षा, तो वही उसको इंडिविजुअल टैलेंट के रूप में जानी जाती है. टुडे द ह्यूमन सोसाइटी इज हाईली कल्चर्ड. आज हम देखते हैं कि मानव जो समाज है दैट इज वेरी हाईली कल्चर्ड, बहुत उच्च प्रकार से कल्चर्ड करता है. इट इज पार्शियली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन एंड द पार्शियली बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट. ये तभी होता है जब उसमें ट्रेडिशन भी होती है, कुछ पार्शियली चीजें होती है. यानी उसमें इंडिविजुअल टैलेंट, यानी इंडिविजुअल टैलेंट को अपने अपने टैलेंट को भी इंक्लूड किया और उसने ट्रेडिशन को भी इंक्लूड किया. जब दोनों ही चीजों को जब मिला दिया जाता है तो वहां पर एक पार्शियलिटी आने की संभावना हो जाती है. ही मीन्स टू से क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन कल्चर एंड ह्यूमन टैलेंट. वो मानना है कि जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं वो मनुष्य की, मानव की संस्कृति और मानव के टैलेंट के ऊपर आधारित होनी चाहिए. दैट इज वाई दैट ट्रेडिशन इंडिविजुअल इज द बेस्ट लिटरेरी वर्क माना जाता है थॉमस एलियट का. कि उसमें किस तरीके से इंडिविजुअल टैलेंट की बात भी करते हैं, ट्रेडिशन की बात भी करते हैं और इस तरीके से उनका कार्य है.